भारतीय टू व्हीलर मार्केट में जब भी 150 से 160 सीसी सेगमेंट में स्पोर्टी और मस्कुलर बाइक की बात होती है तो सुजुकी जिक्टर का नाम जरूर आता है। अपने शार्प लुक्स, अग्रेसिव डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के बाद इस बाइक ने भारतीयों के दिलों में अपनी जगह बना ली। पर आज के कड़े कंपटीशन के बीच में क्या ये बाइक वैल्यू फॉर मनी है? तो आइए जानते हैं आज इस बाइक का ऑनेस्ट रिव्यू और बुलाते हैं अपने चैनल पे हेम कुमार जी को। तो हेम कुमार जी, आपका और हमारे दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल न्यूट्रल ड्राइव पर। थैंक यू। तो अब हम इनसे जानेंगे इस बाइक का परफॉर्मेंस, माइलेज, मेंटेनेंस 12 साल में कैसा रहा है। तो हेम कुमार जी, आपको ये बाइक चलाते हुए 12 साल हो चुके हैं, तो उस समय मार्केट में यामाहा, एफजी और बजाज पल्सर जैसी बाइक थी, तो आपने इस बाइक को क्यों चुना? हाँ, एक्चुअली उस टाइम पे जिसको भी देखो एफजी की तरफ दौड़ रहा था और पल्सर 150 ले रहा था, 180 ले रहा था, बट मुझे वो नहीं लेना था जो सब लेते हैं फ्रीक्वेंट। अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ तो मुझे वो नहीं लेना था जो सब लेते हैं, मुझे लेना थोड़ा हटके। देखो जो सब काम करते हैं वो तो सब करते हैं ना, थोड़ा हटके करो ना भाई, हटके क्यों नहीं कर रहे हो? तो उस टाइम पे फिर मैंने देखी नई नई बाइक ये तभी लॉन्च हुई थी, तो मैंने इसके बारे में देखा, सर्च किया, नेट पे भी देखा, तो ये एफजी से मुझे ज़्यादा थोड़ा बेटर लगी क्योंकि एफजी से इसका 5-6 सीसी ज़्यादा था और इसका बीएचपी भी थोड़ा 0.5 या 1 बीएचपी इसका ज़्यादा था, प्लस ये 10,000 उससे कम थी 10,000 रुपये में। इवन इसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा है एफजी से। तो और इसका थोड़ा जो डिज़ाइन है, जो लुक है, जैसा आप इसको देखिए साइलेंसर को, है तो सिंगल साइलेंसर, बट इसके अंदर डबल एग्जॉस्ट दिया हुआ है। इसका लुक बहुत उस टाइम बहुत अच्छा था, शानदार था, तो मैं यही सोचकर मैंने ये बाइक ली। तो मुख्य 2 कारण थे आपको इस बाइक को चुनने के। एक, ये मार्केट में लोगों के पास उस समय कम थी क्योंकि नई नई बाइक आई थी, और इसका प्राइस भी यामाहा एफजी से जो मार्केट में सेटल हो चुकी थी उससे करीब 10,000 रुपये कम था। हाँ जी, बिल्कुल। तो अब तक आपने इस बाइक पे कितने किलोमीटर का सफर तय किया है? ये बाइक मैं लगभग 1 लाख किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ, पूरे 1 लाख किलोमीटर। ये मैं आपको इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे इस पर डिस्प्ले पे दिखा सकता था, बट इसका ये जो मीटर है मैं एक बार चेंज करा चुका हूँ। ओके। हाँ, तो इसलिए इसमें इसका कंप्लीट कितने किलोमीटर आएगी वो इसमें बराबर नहीं आएगा, वरना आपको इसमें दिखा देता, बट चल चुकी है 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा। तो ये बाइक करीब करीब 1 लाख किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। हाँ जी, बिल्कुल चल गई। तो क्या इसका इंजन इंटैक्ट है, आज भी सील्ड है, या फिर आपने कभी इस पे इंजन का काम करवाया है? नहीं, मैंने इस पे इंजन पे 2 बार काम कराया है क्योंकि इसमें काफ़ी आवाज़ आ रही थी और वो गलती मेरी थी क्योंकि मैंने इसकी टाइम सर्विस नहीं कराई थी, तो बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने मैकेनिक को चेक कराया तो उसने कहा कि इसका पूरा इंजन काम कराना पड़ेगा, तो फिर मैं इसको कंपनी लेके गया, तो कंपनी ने मुझे बताया कि इसका इंजन खुलवाने में कम से कम 15,000 रुपये लगेंगे, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा था। और ऑलरेडी इस बाइक को 12 साल हो चुके हैं, तो इतनी तो इसकी वैल्यू भी नहीं लगेगी शायद अब। तो मैंने बाहर से काम कराना ज़्यादा अच्छा समझा, तो मैंने बाहर से काम कराया, तो मेरा 4-4.5 हज़ार में काम निपट गया था, मतलब इससे भी कम में। तो जैसा आपने बताया कि इसका आपने इंजन का 2 बार काम कराया है और जो आपने लास्ट बार काम कराया था आपकी 4,500 रुपये की लागत आई थी, उससे कम ही आई थी लगभग। ओके, तो उसकी जो लागत थी करीब 4,000 रुपये की थी। तो उसके बाद इस बाइक का पिकअप और रिस्पॉन्स, टोटल रिस्पॉन्स, पिकअप कैसा है? सब पहले जैसा ही है। सब पहले जैसा ही है? सब पहले जैसा ही है। उसने मैकेनिक ने बहुत अच्छा काम किया था और मुझे इसमें कोई कमी नज़र नहीं आई कि जैसे मैंने बाहर से काम कराया, कंपनी से काम कराता तो ऐसा होता, बट उसने जो बाहर से मैंने काम कराया उसने बहुत अच्छा काम किया है। इंजन बहुत अच्छी तरह उसने अंदर जो इसके अंदर जो चीज़ सामान डाला है वो अच्छे डाला है, प्रॉपर तरह की सेटिंग की है, तो परफॉर्मेंस भी इसकी पहले की जैसी ही है। एक जो अहम बात है जो बाइकर्स हमेशा जानना चाहते हैं वो ये है, जब इस बाइक को आप 80, 90 या 100 पे ले जाते होंगे तो क्या इस बाइक में वाइब्रेशंस महसूस होती हैं, या फिर ये बाइक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है आपके थ्रोटल देने पे? ये बाइक 80, 90, 100 आराम से जाती है और वाइब्रेशन तो है बट इतनी नहीं है, और इसका थ्रोटल बहुत रिस्पॉन्सिव है, अच्छा पिकअप है, तो मुझे कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। और ज़्यादा तेज़ चलाने में, मतलब अगर मैंने 100 से ऊपर भी कई बार चलाया है तो बाइक तो जम के चलती है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि मतलब बाइक 100 पे आ गई तो बाइक हिलने लगी, ऐसा कोई जो जम के दब के चलती है बाइक एकदम। 100 से ऊपर भी
इसकी अभी तक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। अभी लास्ट वीक ही मैंने इसको 120 पे दौड़ाया था, मस्त भागी थी। ओके, तो इसकी जो सीट हम देख पा रहे हैं वो एक सिंगल सीट है। हालांकि प्लेन राइडर के लिए थोड़ा सा लग रहा है मुझे देख के कि अनकंफर्टेबल होती होगी, पर एज अ राइडर इसका कंफर्ट कैसा है? इसकी हैंडल पोजिशनिंग, क्या आपके कंधों में दर्द होता है? इसका कंफर्ट ओवरऑल कैसा रहा है? देखिए, इसका सिटिंग पोस्चर तो ठीक है, इतना बेस्ट भी नहीं कहूँगा मैं। और हाँ, प्लेन के लिए तो बहुत प्रॉब्लम होती है, वो 1 घंटा कंटिन्यू बैठ नहीं सकता, कमर में दर्द होने लग जाता है। और जो राइडर है उसको तो राइड करनी पड़ती है, तो अपना जैसे तैसे करके उसको इतना पता भी नहीं चलता। बट इससे ज़्यादा और कंफर्टेबल सीट होती तो ज़्यादा बेटर होता। आपकी हाइट को देख के मुझे लग रहा है करीब करीब 5'10", 5'11" होगी। 5'10", 5'10". तो मैं आराम से देख सकता हूँ, तो आपको जो अपने पैर नीचे जमाने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होती होगी? नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आराम से नीचे तक पूरे पैर आते हैं। पर जो सिटिंग पोजीशन है, जब आप इसका हैंडल पकड़ते हैं, कंधों पे कैसा दबाव आता है? कंधों पे तो दबाव तो मुझे ऐसा महसूस हुआ नहीं आज तक, क्योंकि आप ऐसे नहीं बैठेंगे ना, आराम से बैठेंगे। अगर मैं हैंडल पे ज़्यादा जोर मारूंगा, ज़्यादा जोर दूंगा, तब कंधे पे दर्द होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर मैं इसके हैंडल बार को देखूं, ये जो ग्रिप एरिया है वो टैंकर के ऑलमोस्ट बराबर ही है। बराबर ही है। अगर मैं थोड़ा झुक के देखूं तो ये आधा इंच ऊपर ही है, तो मुझे लगता है ऐसे एग्रेसिव पोजीशन तो नहीं है इस पे बैठने की। तो ओवरऑल इसको देख के लग रहा है कि कंफर्टेबल है। तो इस बाइक को आपको, जैसे आपने बताया, 12 साल यूज करते हुए हो चुके हैं, तो इसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है? स्पेयर पार्ट्स तो इसके मिल रहे हैं अभी तक। स्पेयर पार्ट्स में तो ऐसे इशू नहीं आया, बट स्टार्टिंग में आता था। जैसे इसके ये डिस्क पैड जो होते हैं वो घिस गए थे, तो वो कंपनी से मिलते थे, बाहर नहीं मिलते थे। तो इसका सामान बहुत मुश्किल से बाहर से मिलता था, बट पार्ट्स हमेशा मिल जाते हैं, कोई भी पार्ट्स हो। तो आपने बताया था कि इसका इंजन में काम हुआ था, तो वो जो उस बंदे ने आपको पार्ट्स लाके दिए थे, तो वो उसने कंपनी से लाके दिए थे या फिर किस तरीके से? ये तो मुझे ठीक नहीं पता, लेकिन सुजुकी जिक्सर के पार्ट थे, मैंने उसके पैकेट में पढ़ा था, स्पेशली फॉर सुजुकी जिक्सर। ऐसा नहीं है कि दूसरी बाइक के पार्ट्स डाल दिए हो, जुगाड़ कर दिया हो, ऐसा नहीं है। इस बाइक के पार्ट्स थे, उसने वही अरेंज किए थे। तो इस बाइक का ओवरऑल एवरेज सर्विसिंग कितने पे होती है? और इस बाइक को देख के लग रहा है कि काफ़ी आपने इस बाइक का अच्छे से यूज़ किया है। मैं जगह जगह देख सकता हूँ कि जो इसके प्लास्टिक पार्ट्स हैं, फाइबर पार्ट्स हैं, उस पर से पेंट उखड़ चुका है, तो इससे क्या कोई रैटलिंग नॉइज आती है? तो कैसा है आपका ये वाला एक्सपीरियंस? हाँ, यूज़ तो मैंने बहुत की, जैसा कि आपको बताया 1 लाख से ज़्यादा मैं चला ही चुका हूँ। तो सीधी सी बात स्वाभाविक है कि इसका पेंट भी उतरेगा। जब चलेगी, धूप में खड़ी होगी, बारिश पड़ेगी, चलेगी, तो यूज़ होगा, तो पेंट उतर ही जाता है। और सर्विस तो इसकी स्टार्टिंग में मैंने टाइम टू टाइम कराई थी कंपनी में, और सर्विस तो 2000 से नीचे ही थी। अब थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो पता नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से मैं इसकी सर्विस बाहर ही करा रहा हूँ। और इसकी सर्विस है 3.5 से 4 हज़ार के बाद मैं इसको सर्विस के लिए लेके जाता हूँ। कंपनी किलोमीटर? हाँ, कंपनी बोलती है कि 3 साढ़े 3 पे करा लेनी चाहिए, बट मैं 4.5 4 हज़ार पे कराता हूँ। कोई इशू नहीं आता, ठीक है, 4.5 पे आप करा सकते हो। तो जो आपने बताया कि 2000 रुपये आता है, ये पहली, दूसरी, तीसरी सर्विस का कॉस्ट थी, मतलब 2000, 15, 16? हाँ, एक्चुअली वो सिर्फ ना, जो इसकी स्टार्टिंग में जो सर्विस आती है वो थोड़ी कुछ फ्री सर्विस मिलती है। तो उसमें जब उसको कंज्यूमेबल्स को डलता है, जैसे इंजन ऑयल हुआ और कुछ हुआ, तो सिर्फ उसी के चार्ज होते हैं, बाकी चार्ज नहीं होते। तो 2000 से नीचे इसकी सर्विस आती थी। तो अभी भी, लेकिन अब बाहर से कराऊंगा तो अभी देखो कितने की आएगी। तो लास्ट सर्विसिंग आपको आइडिया है कितने की हुई थी? लास्ट सर्विस हुई थी मेरी 2100 रुपये की। 2100 रुपये बाहर से? बाहर से वो जीएसटी वगैरह का चक्कर नहीं होता, जीएसटी लगाओ, ये लगाओ, सर्विस चार्ज स्पेशल लगाओ। हाँ, ये तो फायदा ही है कि चलो भाई, बाहर से आपको सर्विसिंग कराते हैं तो हमारे जीएसटी के पैसे बच जाते हैं। नहीं, बट वो बचाने की बात नहीं है। अब इतनी पुरानी बाइक हो गई, बाहर से करा लेते हैं यार, क्या कंपनी में जाए। ये बात भी सही है। और एक और अब जरूरी बात, ये माइलेज कितना देती है? ये माइलेज अभी भी मुझे निकाल देती है 35 से 40 के बीच में।
कभी कभी 40 से ऊपर चला जाता हूँ। वो आपकी राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ड्राइव करते हो, किस तरह की राइडिंग करते हो। तो 40 से ऊपर सिटी में 35, मतलब 35 से 40 के बीच में निकाल देती है। तो ये आप E20 फ्यूल के साथ बता रहे हैं या ओवरऑल जब शुरू से ही बता रहे हैं? शुरू में तो 45 जाती थी, अब E20 फ्यूल आ गया तो 35, 30, 35, 36, 37 ऐसा ही है। एवरेज तो डाउन हुआ है इसका। तो आप हमारे दर्शकों को इसकी 3 कमियों के बारे में बताएंगे जो आपको पसंद नहीं आती। हाँ, कमी कह सकते हैं। एक्चुअली जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है ना, जब मैं कोई स्पीड ब्रेकर आता है, थोड़ा ऊंचा स्पीड ब्रेकर हो और साथ में प्लेन बैठा हो, तो नीचे से बाइक लग जाती है। ओके। हाँ, तो ये मुझे बहुत कमी लगी। और दूसरा, जब मैंने बाइक ले ली थी ये नई तो इसका ना रेयर डिस्क नहीं था, डिस्क ब्रेक जिसे बोलते हैं, तो उसमें वो भी नहीं था, सिर्फ फ्रंट था। तो आजकल तो रेयर डिस्क ब्रेक वाली भी आती हैं, तो इस बाइक में भी तो मुझे कमी लगती है कि उस टाइम पे भी अगर मेरे को रेयर डिस्क ब्रेक दे देते तो ज़्यादा बेटर हो जाता। और तीसरा कह सकते हैं लाइट, जब ये इसकी हेडलाइट जलती है तो ये ठीक ठाक है, मतलब एवरेज काम कर जाता है, लेकिन इतनी इसमें वो बात नहीं है जो आजकल की बाइक्स में आती है ना, लाइट हो, बढ़िया अच्छी रोशनी हो रही हो, मतलब काम चला सकते हैं बस। आजकल LED के मुकाबले इसकी लाइट फीकी पड़ जाती है, हैलोजन। हाँ, तो इसकी 3 कमियां ये हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। और 3 अच्छी बातें जो आपके दिल को ऐसे दिल के बिल्कुल करीब है, ये बाइक मतलब क्यों बेस्ट लगती है आपको? तो इसके जो 3 पॉजिटिव बात मुझे लगी, इसका है एक पिकअप। इसका पिकअप आज भी ऐसा है जैसे नई बाइक का होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। सुजुकी वालों ने अच्छी बाइक बनाई है, तो इसका पिकअप आज भी ऐसे कैसे बरकरार है। दूसरा, इसकी राइडिंग क्वालिटी, इसको चलाने बहुत मज़ा आता है, अभी भी स्मूथ चलती है, कुछ सब मज़ा आता है। आराम से ओवरटेक करता हूँ, निकाल लेता हूँ, मस्त तरीके से भागती है। तो जब इसको बाइक को चलाता हूँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत गजब, मतलब जिसको बोलते हैं बहुत अच्छी चलती है बाइक ये। और जो मेरे फ्रेंड्स ने भी चलाई है उन्होंने भी इसकी तारीफ़ की है कि बाइक आज भी बहुत अच्छी चल रही है 3 साल पुराने होने के बाद। और इसका जो तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका मेंटेनेंस, सर्विस कॉस्ट। इसकी सर्विस कॉस्ट इतनी नहीं है जितनी और बाइक्स की है, तो काफ़ी लो मेंटेनेंस है, लो सर्विस कॉस्ट है। तो ये भी अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि मतलब कम खर्चे में तुम्हारी बाइक बिल्कुल ओके हो जाती है। तो अब एक अहम चुनाव का फैसला लेना है। अगर हमारे दर्शक आज के टाइम पे इस बाइक को खरीदना चाहें या फिर सेकेंड हैंड बाइक भी देख रहे हैं वो लेने के लिए, तो क्या ये अच्छा ऑप्शन है? हाँ, बेटर ऑप्शन है, इवन बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप सेकेंड हैंड बाइक चूज़ करना चाहें इस सेगमेंट की, तो इस सेगमेंट में आई थिंक ये सबसे अच्छी बाइक है, तो आप सेकेंड हैंड ले सकते हैं। किसका ले रहा है? तो दर्शकों, ये था एक 12 साल पुराने जिक्सर का ओवरऑल ऑनेस्ट रिव्यू। और ये बाइक आज भी मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि सुजुकी ने 150 सीसी कैटेगरी में इसी इंजन के साथ डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल कराए हुए हैं। और आप इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑफिस जाने के लिए, कॉलेज जाने में, अगर आप एक स्पोर्टी और मस्कुलर बाइक देख रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जैसा ये हेमंत कुमार जी ने बताया, इसका पिकअप ट्रैफिक में शानदार है, ओवरटेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मैनूवर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और अब हम हेमंत कुमार जी से अपील करेंगे कि आप दर्शकों से कहें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल कहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप हमारी बातों में सहमत हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल न्यूट्रल ड्राइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। ये मेरी लाइफ की पहली बाइक है और इससे मेरा एक अटैचमेंट, एक इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है और आई लव दिस बाइक।